हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप लोग बड़े बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। फिलहाल के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अणुसंघ गुणधर्म के नेक्स्ट टॉपिक हिमांक का अवनमन के बारे में, ठीक। और इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अणुसंघ गुणधर्म के दो टॉपिक के बारे में, ठीक है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक के अवनमन के बारे में, ठीक। और इसका एक लास्ट टॉपिक जो है वो परासरण दाब, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए चलिए ध्यान देते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, इस पर ध्यान देना है। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है हिमांक, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है हिमांक किसे कहते हैं। इसके बाद में ये आपको हिमांक का अवनमन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले हिमांक के बारे में, ठीक है। अब वैसे अगर मेरे लिए आपको ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो एक पीछे आपने एक वर्ड पढ़ा था क्वथनांक को लेकर के, ठीक। और यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका हिमांक को लेकर के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्वथनांक का मतलब क्या था कि हम लोग क्या करते थे, किसी द्रव को उबालते थे, ठीक। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हिमांक। हिमांक का मतलब हो जाएगा आपको किसी द्रव को क्या करना है, उसको जमाना है। जमाने का मतलब क्या है, उसे ठोस अवस्था में लेकर के आना है। मतलब किसी द्रव को ठोस अवस्था में लाना हमारा क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, ठीक। क्योंकि आप लोगों ने बचपन में इसकी परिभाषा पढ़ी होगी क्या, कि कोई द्रव जो है वो किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस निश्चित ताप को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। चलो इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, जो हम लोगों को बचपन में बताई जाती थी। तो आप बोल सकते हो कि प्रत्येक द्रव किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक। उस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक द्रव किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। उस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं, ठीक। जैसे हम लोग आपको बता दें क्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जल, ठीक। अगर हम बात करें यानी पानी की, अगर जो पानी होता है वो कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो अगर आपसे कोई क्वथनांक के बारे में बात करें, समझना थोड़ा थोड़ा ध्यान से, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वथनांक कितना होता है, मान लो हमने यहाँ पर क्या लिया है, जल, ठीक। जल जो है वो कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक। अगर आपसे कोई क्वथनांक के बारे में बात करेगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जल की जमने की, तो आप लोग बोलोगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी जमता है, ठीक। अब अगर आपसे यहाँ पर कोई आपसे इसका क्या पूछे, हिमांक पूछे, तो आपने क्या कर देना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता देना है, ठीक। यानी किसी द्रव बोले तो जल को, ठीक। किसी द्रव को जब उबालते हो तो उस उबलने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक। और जब किसी द्रव को जमाया जाता है तो उस जमने वाले बिंदु को हिमांक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में समझ लेना है कि परिभाषा क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि जिस निश्चित ताप पर, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं एक दूसरी परिभाषा भी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, बोलोगे क्या, कि जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब, बस ये है बड़ी बात, ध्यान रख लेना, ठीक है। जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब द्रव की ठोस अवस्था
द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का वह ताप, ऐसे लिख लेना, ठीक, वह ताप उस द्रव का हिमांक कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपको, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि अगर ये आपको याद हो गई तो फिर कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, अभी समझाएंगे सबको। ठीक है, द्रव का वाष्प दाब द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वह ताप जो है उस द्रव का हिमांक कहलाता है। ठीक, देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्या लिया, एक द्रव ले लिया। ठीक, समझना थोड़ा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एक द्रव ले लिया। ठीक, अब आपने उसी द्रव का, मान लो यहाँ पर आपने द्रव के रूप में पानी लिया। ठीक, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसी पानी को आपने क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। ठीक, तो आपने यहाँ पर बर्फ के क्या लिए, छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। अब थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना दिमाग लगाना कि ये जो आपको बर्फ दिखाई दे रही है, सॉरी, ये जो आपको पानी यानी दिखाई दे रहा है ना, इस पानी में अब हम कहते हैं आपसे, इसको क्या करो, थोड़ा सा गरम करो। क्या करो, गरम करो। ठीक, गरम करने पर इसमें से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। ठीक, अब वाष्प निकलेगी और वही यहाँ पे मान लो हमने कोई ढक्कन लगा रखा है। ठीक, अब ये वाष्प जाकर किससे चिपकेगी, जाकर के इस ढक्कन से। ठीक, और पुनः वापस आकर के ये क्या डालेगी, इसमें वाष्प दाब डालेगी। ठीक, यही सेम काम जो है वो किसमें होगा, बर्फ में होगा। ठीक, लेकिन इस द्रव की अपेक्षा यानी पानी की अपेक्षा थोड़ा सा कम, बात को समझना ध्यान से, यानी यहाँ पे जो आपको वाष्प देखने को मिलेगी वो बिल्कुल नाम मात्र की देखने को मिलेगी, मतलब ठीक हल्की हल्की सी जो छोटी छोटी बूंदे मुश्किल से निकल पाएंगे। ठीक, बहुत ज्यादा वाष्प दाब बनने वाला नहीं है। ठीक, तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि उस वाष्प दाब को इतना कम कर देना है कि वो किसके बराबर हो जाए, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। नहीं समझ में आया, फिर एक से बात ध्यान से देखना। ठीक, इस द्रव के वाष्प दाब को, इस द्रव के वाष्प दाब को तुम्हें इतना कम कर देना है कि वो किसके, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। समझो, यहाँ पे द्रव है, शुद्ध विलायक है, आपको भी पीछे बताया जा चुका है वाष्प दाब के बारे में कि जितना ज्यादा शुद्ध विलायक होगा उतना ज्यादा वहां से क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। ठीक, जैसे आप उसको विलयन बनाते हो तो विलयन में जब आप क्या करते हो, कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हो तो वहां से जो है वाष्प दाब में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है। ठीक, और वही काम आपको यहाँ पर भी करना है कि इस द्रव के वाष्प दाब को किसके, उस द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या कर देना है, बराबर कर देना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वह ताप जो है उस द्रव का क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाता है। ठीक, अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक पैरामीटर बना के दिखाया था। ठीक, आज हम लोग फिर से उसी पैरामीटर के हिसाब से समझेंगे 4-5 बातों को। चलिए, अच्छा, हम लोग उस पैरामीटर के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि ऐसे एक लाइन बना लेनी है। ठीक, ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आसान नहीं है चीज, अगर ये एक बार आपको ये पैरामीटर यानी ये लाइन समझ में आ गई तो बिल्कुल आसान लगने लगेंगी चीजें। ठीक, एक लाइन यहाँ पे खींचनी है और ये लाइन जो है आप लोग बोल सकते हो क्या कि शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, समझना। ठीक, अब आपने क्या कर देना, एक लाइन और खींच लेनी है। ठीक, अब ये लाइन खींच कैसे लेनी है, जब इसी शुद्ध विलायक में आप विलय मिला दोगे तो बन जाएगा आपका विलयन। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो क्या कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना, जब उसको बहुत ज्यादा आप कहाँ पर ले आओगे, नीचे, तो बन जाएगा आपका क्या कि ठोस का वाष्प दाब। ठीक है, चलो, एक लाइन और आपको यहाँ पर ऊपर बना लेनी है। ठीक, और इस जगह पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा आपका 1 ATM। ठीक, या आप लोग बोलोगे वायुमंडलीय दाब,
ठीक है, जो कि आपको पिछले वीडियो में खूब अच्छी तरीके से सिखाया गया है, वायुमंडलीय दाब। ठीक, चलो अच्छा, ये 4 बातें हैं बेटा, इन पे खूब गौर से जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब क्या करना है, मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग हिमांक पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग पहले थोड़ा सा क्वथनांक के बारे में बात करेंगे। इसका कुछ ना कुछ आपको दिखाया गया है, वाष्प दाब दिखाया गया, शुद्ध विलायक का क्या दिखाया गया आपको, वाष्प दाब दिखाया गया। ठीक, अब ये वाली जो कंडीशन है, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आकर के कोई जो द्रव है वो क्या स्टार्ट होता है, उबलना स्टार्ट होता है। बात को समझना ध्यान से, इस पॉइंट पर यानी कहाँ पर, एक वायुमंडलीय दाब तक या एक एटीएम एटमॉस्फेरिक दाब तक जब तुम आओगे तब तुम्हारा जो द्रव है वो क्या होना होगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जब आओगे आप तो इस जगह पे जो है वो आपका द्रव जो है वो क्या हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाता है। बात को समझिए जरा ध्यान से। ठीक, अब हमने क्या बोला आपसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाष्प दाब को बढ़ाना है। क्या करना है, इस वाष्प दाब को बढ़ाना है, इतना बढ़ा देना है जो कहाँ तक पहुंच जाए, एक वायुमंडलीय दाब तक पहुंच जाए। बात को समझना ध्यान से। ठीक, और वाष्प दाब बढ़ाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा वाष्प बनानी पड़ेगी। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला पानी जो है आपको, ठीक, ये शुद्ध विलायक है, मान लो ये क्या है आपका, एक विलायक है। ठीक, अब इस विलायक में से मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ वाष्प निकल रही होगी। ठीक, अब अगर आप क्या करना चाहते हो, वाष्प दाब को बढ़ाना चाहते हो, तो ध्यान रखते हैं एक बात को हमेशा, क्या कि जब जब वाष्प दाब बढ़ाने की कोशिश आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वाष्प ज्यादा बनानी पड़ेगी। ठीक, और जब जब वाष्प ज्यादा बनेगी तभी वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक, और वाष्प दाब ज्यादा कैसे बनेगी या वाष्प ज्यादा कैसे बनेगी, तो वो ध्यान रखना, आपको उसका क्या करना पड़ेगा, क्वथनांक बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसको आपको उबालना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि जब आप वाष्प दाब को बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, और जब आपने इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को बढ़ाया और कहाँ तक लेकर गए, एक एटीएम वायुमंडलीय दाब तक लेकर गए, तो यहाँ पे वो जो शुद्ध विलायक था वो क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करो, एक विलयन बना लो। क्या बना लो, विलयन। ठीक, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि चाय पत्ती, अगर चाय आप लोगों ने बनाई होगी कभी ना कभी किचन में, तो आपने एक चीज जरूर गौर करी होगी, क्या कि हम लोग जब पानी को उबालते हैं, ठीक, तो वो क्या हो रहा होता है, आसानी से उबल रहा होता है। ठीक, चाय पत्ती डाल देते हैं, धीरे धीरे चीजें उबलती रहती है। लेकिन जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, अचानक से दूध डाल देते हैं। क्या डाल देना, दूध डाल देना। ठीक, या आप लोग उसमें चीनी डाल देना, तो आप लोग देखते हो कि वो जो आपका विलयन है, ठीक, वो विलयन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। बात समझना, थोड़ी सोचने वाली बात है। क्या, जब शुद्ध विलायक होता है यानी केवल पानी होता है, तो क्या कर रहा होता है, आसानी से उबल रहा होता है, उसमें से खूब वाष्प निकल रही होती है। ठीक, लेकिन जैसे ही आप लोग उसमें थोड़ी सी दूध डालो या चीनी डालो, ठीक, तो जब वो विलयन बनता है तो विलयन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, शांत। और उस शांत को आपको दोबारा से उबालने के लिए क्या करना पड़ता है, गैस को बढ़ाना पड़ता है। ठीक, और उस गैस को बढ़ाने का मतलब है आपने उसका क्या बढ़ा दिया, क्वथनांक बढ़ा दिया। क्वथनांक बढ़ाने का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो जब विलयन का क्या बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यानी विलयन का जब वाष्प दाब बढ़ाओगे तो वो कहाँ पर, अब जब उसको कहाँ तक लेकर के जाओगे, तो एक वायुमंडलीय दाब तक लेकर के जाओगे। ठीक, तब जाकर वो क्या होगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने आपको पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन को लिखते किससे थे तुम, डेल्टा टीबी से। किससे लिखते थे, डेल्टा टीबी से। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि विलयन का अगर हम आपसे ये अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको इन दोनों को देखते हुए बताना है। तो शुद्ध विलायक का ज्यादा दिख रहा है आपको कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा दिखाई दे रहा है, सोचो जरा ध्यान से, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है कि शुद्ध विलायक का। तो जिसकी लंबी लाइन होती है ना, उसी का वाष्प दाब ज्यादा होता है। तो यहाँ पर किसका वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का। तो तुम्हें एक फॉर्मूला बताया गया था, TSB माइनस का T0B। समझ में आया। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना। अब उसी काम को जस्ट हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा करना है। कैसे, देखो, अब अगर आपसे कोई कह दे कि इस शुद्ध विलायक को हमें क्या करना है, जमाना है। ठीक, मान लो पानी आपको दे दिया गया, आपको लेके इसको जमा के दिखाओ मैं। ठीक, तो उसको तुम जमाओगे तो उसको तुम्हें कहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, इस ठोस के वाष्प दाब के बराबर लेकर के आना पड़ेगा। ठीक, तो उसका तुम्हें वाष्प दाब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वाष्प दाब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब वाष्प दाब कम करोगे तो उसके टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और टेम्परेचर कम करना ही हमारा क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना। तो द्रव से ठोस कब बनता है, जब उसको टेम्परेचर को क्या करोगे, कम करोगे। ठीक, और कम करते जाते तो जीरो के नीचे जब पहुंचना स्टार्ट होते हैं ना, तो जो है वो द्रव जो है वो ठोस में बदलने लगता है। ठीक, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से शुद्ध विलायक को आपको क्या करना है, नीचे तक लेकर के आना, और कहाँ तक लेकर के आना, ठोस के वाष्प दाब के बराबर। ठीक, ऐसे ही आपको किसको यहाँ तक लेकर के आना है,
विलयन को नीचे लेकर के आना है, तो विलयन भी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कब चीजें उबलती हैं और कब चीजें जमती हैं। ठीक, तो बस ये ध्यान रख लेना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, हम लोग अगर हिमांक समझ में आ गया तो अब लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हिमांक के अवनमन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग बनाकर आप लोग लिख सकते हैं कि हिमांक का अवनमन। देखो, अब इस अवनमन का मतलब क्या हो गया, तो अवनमन का मतलब क्या होता है, तो कमी होता है। ये बात अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक, अब ये कमी होगी कैसे, तो आपको ध्यान रख लेना है। देखो, जैसे आप लोगों को ध्यान रखना, पीछे भी आपको एक डेफिनेशन लिखाई गई थी क्या, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती थी, वृद्धि, और वही वृद्धि जो है वो क्या कहलाती थी, क्वथनांक का उन्नयन कहलाती थी। ठीक, अब वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे बस उल्टा करके लिख देनी है क्या, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, उसके हिमांक में कमी हो जाती है, और वही कमी जो है वो क्या कहलाती है, हिमांक का अवनमन कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। आप लोग लिख सकते हो क्या, कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा देखो, ध्यान से पढ़ो इसको बार बार। क्या कह रहा है, कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को, देखो अब देखो, शुद्ध विलायक का मतलब मान लो यहाँ पर छोटा सा आप ले लो कुछ। ठीक, जैसे ये ले लिया आपने, अब इसमें क्या किया, पानी है, ये आपका क्या है, पानी है। ठीक, अब इसमें से मान लो आप यहाँ पे ढक्कन लगा लीजिए छोटा सा। ठीक, अब जैसे आपने यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया तो यहाँ से आपको पता है जब इसको आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ ना कुछ क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। समझना बात को, से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। और वाष्प निकलेगी तो वो ऊपर जाकर चिपकेगी और थोड़ी देर के बाद में वही वाष्प साम्यावस्था की कंडीशन में आकर के नीचे इस द्रव पर क्या डालेगी, आकर के वाष्प दाब। ठीक, अब इसमें आप लोग क्या कर दीजिए, किसी अवाष्पशील विलय मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए, अवाष्पशील विलय मिला दीजिए। ठीक है, अवाष्पशील विलय। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर किसी अवाष्पशील विलय को मिलाओगे तो ये बन जाएगा आपका विलयन। क्या बन जाएगा, विलयन। ठीक, अब ये जो विलयन है, इस विलयन के हिमांक में जो है वो थोड़ी बहुत क्या आपको देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। बात को समझिए जाना। ठीक, अब बस इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। वैसे आपको देखो, हिमांक का मतलब होता है जमना और फ्रीज, यानी इसीलिए हम लोग इसको किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ बराबर। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर कि इस शुद्ध विलायक में लाइन लंबी ज्यादा दिखाई दे रही है या विलयन की लंबी लाइन दिखाई ज्यादा दे रही है। ठीक, तो जिस चीज की लाइन लंबी है उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होने वाला है। ठीक, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे कि टी नॉट एफ, क्या लिखेंगे, टी नॉट एफ माइनस का टी एस एफ। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला, टी नॉट एफ माइनस का टी एस एफ। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब ये फॉर्मूला किस चीज का हो गया, तो ये हो गया हिमांक का
अवनमन का। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसी के थोड़ा सा और आगे हम लोग बात करते हैं कि हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। ध्यान रख लेना क्या, कि हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। चलो, अब राउल्ट का नियम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिमांक, किसी विलयन के हिमांक में अवनमन किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन विलय की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक, कह रहा है कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन विलय की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक, अब कह रहा है किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, अब हिमांक का अवनमन जो है आपने क्या लिखा है, डेल्टा टी एफ। ठीक, तो यहीं से आपको एक फॉर्मूला बना लेना, और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो क्या लिख सकते हो कि डेल्टा टी एफ बराबर, ठीक है, ऐसे लिख देना डेल्टा टी एफ, ये हो गया। अब ये क्या है, समानुपाती है, किसके समानुपाती है, मोललता के। तो मोललता को किससे लिखा जाता है, स्मॉल एम से। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख लेना, मोललता। ठीक है, तो ये किसके समानुपाती हो गया, मोललता के समानुपाती हो गया। ठीक, लेकिन अब अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ से क्या करिएगा, आप मोललता का फॉर्मूला लिख दीजिए इसी में। ठीक, तो आपको ध्यान रख लेना है, पहले तो इसको थोड़ा सा और बना लो, तो डेल्टा टी एफ, अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल का चिन्ह लगा लो, और यहाँ पर आप लोग एक स्थिरांक लिख दीजिए, क्या के, सॉरी बी मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि हिमांक पढ़ रहे, तो यहाँ पे किससे लिख देना, एफ से लिख देना, यानी के एफ, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एम। ठीक, और स्मॉल एम क्या है आपकी मोललता। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक काम कर लीजिए कि मोललता का फॉर्मूला बता दीजिए, मोललता का फॉर्मूला बता दीजिए। तो मोललता का फॉर्मूला आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, इस चैप्टर में अगर शुरुआती वीडियो देखेंगे आपको, तो वहाँ पर आपको मोललता का फॉर्मूला दिखेगा। ठीक, तो मोललता का फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए बटे में एम ए, और इनटू में क्या होता था, डब्ल्यू बी, और मल्टीप्लाई कितने से करा लेते थे, 1000 से। ठीक, अब यही मोललता का फॉर्मूला का मान आप यहाँ पे रख दीजिए आकर के, तो जो फॉर्मूला है आपका वो बन जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, ठीक है, के एफ इनटू में स्मॉल एम की जगह पे क्या रख दीजिए आप, डब्ल्यू ए बटे में क्या हो जाएगा आपका एम ए, इनटू में लिख दीजिएगा क्या, डब्ल्यू बी। ठीक, और मल्टीप्लाई करा दीजिए 1000 से। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला जो है आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल जो है आपसे हर साल पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए आपको ये फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक, अब अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि ये जो के एफ आपको दिखाई दे रहा है, ये के एफ क्या है, तो के एफ को आप लोग बोल सकते हो क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, क्या बोलना है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, या आप लोग इसी के एक और नाम से जान सकते हो क्या, हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक, चलो अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी जल्दी से क्या कर लेते हैं, इस के एफ के बारे में और बातें कर लेते हैं। कभी कभी जो है आपके डायरेक्ट पेपर में पूछ देता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक, चलो अच्छा, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी विलायक के एक 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय को, ठीक, अवाष्पशील विलेय
का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, देखो ध्यान से कह रहा है किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, हम लोग इसको लिखते हैं किससे, KF से। और इस KF के अगर हम मात्रक की बात करें तो आपको ध्यान रखना मात्रक होता है आपका केल्विन, ठीक है, किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल ही होगा इसका मात्रक। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। ठीक, और आप एक चीज फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं बार बार आपसे बोला करता हूं कि आपने इन सभी चीजों के, यानी कि जितना भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूं उन सभी चीजों का आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। ठीक, और ये मेरी गारंटी, आप थोड़ा सा मुझ पर विश्वास कीजिए कि आपका पेपर जो है इन सभी चीजों के बाहर कभी भी आने वाला नहीं है। ठीक, आप लोग जो है थोड़ा सा विश्वास बना करके रखिए। ठीक है, तो चीजों के अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाइए, जितना भी यहाँ पर सिखाया जाता है उनको घर में थोड़ा थोड़ा सा रिविजन करिए। ठीक है, क्योंकि जब आप नोट्स अपने अच्छे से तैयार कर लोगे तो जब एग्जाम का समय होगा, जिस समय आप लोगों को पांचों सब्जेक्ट को बराबर समय देना पड़ेगा, ठीक, उस समय जो है आपके नोट्स ही समय बचा सकते हैं, आपका टाइम बचा सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अच्छे तरीके से अभी से नोट्स बना करके चलिए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स आपका बहुत समय बचाएंगे, जिससे आप सभी के पांचों सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज हो सकेंगे। इसलिए ध्यान में रखना है कि आप लोगों को चीजों जो है समझ में अगर आ रही है तो नोट्स भी जरूर बनाते चलिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।